एरियल थ्रेट से अगर आपको बचना है तो आपके पास एक पूरा नेटवर्क होना चाहिए, एक जाल होना चाहिए। आप मानिए कि पूरे देश के ऊपर एक छतरी जैसा एक चीज है, दैट इज एयर डिफेंस सिस्टम, जो आपको एरियल थ्रेट यानी कि हवा से जो खतरा है उससे रोकता है। वो ड्रोन हो, वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, वो हवाई जहाज हो, वो हेलीकॉप्टर हो, वो कुछ भी हो, जो हवा से आ रहा है उसकी काट एडीएस है। इसीलिए हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तानियों ने पलट के हमला करा, मार खाने के बाद जब पाकिस्तानियों ने हमला करा तो उन्होंने कई सौ की तादाद में ड्रोन भेजे, कई सौ की तादाद में मिसाइल भेजी और कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हमारा एडीएस, दिनेश भाई, हमारा एडीएस सक्षम था। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एकदम तालमेल के साथ काम करा और पाकिस्तान के हर मंसूबे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो एडीएस को अगर आपको आसानी से बोलना है और समझना है तो आ देखें जरा में, जेड को जरूर एस करना पड़ेगा। एडीएस, आ देखें जरा कितने सारे हो, कितना दम है। सर, ये आंखें जो आपने बताई, अब मैं जरा कैप्टन साहब को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा। ये जब आप लोग वहां से नीले समंदर से देख रहे होते हैं तो ज्यादातर वैसे ही होता है कि आपको टेरिटोरियल थ्रेट जाती इधर से उधर दिखाई देती है आसमान में, आपकी तरफ भी आ रही होती हैं चीजें? थोड़ा सा डिफरेंस है। एयर डिफेंस का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और नेवी खासकर बहुत दिनों से एयर डिफेंस सिस्टम में किसी भी कंट्री की नेवी काफी आगे काम कर चुकी है। सबसे जरूरी है देखना कि अगर आप इस टेबल को देख सकते हो तो आप समझो कि ये पाकिस्तान सिर्फ इधर नहीं है। सबसे बड़ा थ्रेट जो बैटल फील्ड में होता है मैरीटाइम सिचुएशन में, वो है कि वो 360 डिग्री थ्रेट होता है, एक तरफ से नहीं होता, क्योंकि उनके पास मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिनके पास एयर टू सरफेस मिसाइल्स लगी है और वो 250 किलोमीटर से ही आपको मार सकते हैं। तो वो जो आपके पास आ रहे हैं या आज की बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही है वो कहीं से भी आ सकती है। तो चारों तरफ का जब थ्रेट हो तो 360 डिग्री कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। और इसीलिए जो निर्गुण जो हमारा, आपको आश्चर्य होगा दर्शकों को जानकर, 1991 से हमने इस पर शुरुआत की और 2005 के बाद और 2019 में इसको हमने इंटीग्रेट किया। आज आप एक शिप को बात करो, 2019 में कोलकाता क्लास ने जब ये मिसाइल पहली फायरिंग की थी, एक शिप ने 4 शिप को कंट्रोल किया। तो आपने जो मजेदार बात बताई सर, वो ये बताई कि जब हम कहीं जमीन पर खड़े होते हैं तो सामान्य तौर पर सामने से आ रहे जो थ्रेट्स हैं उनको हम देखते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन अगर हम समंदर में खड़े हुए हैं तो 360 डिग्री एक्सपोज होते हैं और वहां कहीं से भी थ्रेट आ सकती है। ये एक समझने वाली बात है। लेकिन अब इसको आगे और आगे लेकर चलता हूं मैं। आंखों ने देखा, फिर आपको दिमाग चाहिए समझने के लिए। अब वो दिमाग का काम कौन करता है सर? देखिए, दिमाग का काम 2 एलिमेंट्स करते हैं। एक आकाश तीर, आपने नाम सुना है। पहला दिमाग का काम यह होता है कि अगर आप पूरे, जैसे कि कैप्टन श्याम ने बताया, थ्रेट चारों तरफ से आ सकते हैं और जो एयर डिफेंस नेटवर्क होता है वो चारों तरफ के थ्रेट्स को इंगेज करने के लिए होता है। क्योंकि कभी भी, अभी डिप्टी चीफ भी बात कर रहे थे, बांग्लादेश से भी थ्रेट आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, पाकिस्तान से भी आ सकता है, गिवन सिचुएशन से एक डायरेक्शन से आ सकता है, ऑमनी डायरेक्शन हो सकता है। उस सारे थ्रेट्स को कंपोजिट पिक्चर बनानी आपकी पहली जरूरत है। अच्छा। वो काम करता है आकाश तीर। और इसमें मदद कौन करता है? एक ग्रिड आपके पास है, चाहे सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, मिलिट्री में सारे पार्ट्स हो, वो सारी इनपुट वहां आती है, उससे एक पिक्चर बनती है। उस पिक्चर में खास बात क्या होती है? वो पिक्चर बनती है जिस लोकेशन पर वेपन है उसको रिलेटिव लेकर के बनती है। तो अगर रिलेटिव पिक्चर वैसी बन गई है, मतलब ये थ्रेट कहां पे है और हमारा जिससे उस हथियार से टैकल करना है वो कहां पर है? अब आकाश तीर ने ये इनपुट दे दिया ICCS को, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। सर, मैं तो अभी आपको आकाश तीर पे रोक दिया। आपने आंखों से देखा और आपने कभी वो पैनोरामिक पिक्चर ली है? कमरे में आप अगर पैनोरामिक पिक्चर लेते हैं, एक तरफ का क्लिक करते हैं, फिर दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, और उसको जब मर्ज कर देते हैं तो एक पूरा सिनेरियो आपके सामने आ जाता है, पूरे कमरे की तस्वीर आ जाती है। हालांकि आपने अलग अलग फ्रेम लिए हैं लेकिन उनको मिला के वो एक फ्रेम बनता है। यही है वो सिनेरियो जिसको सिचुएशन, एरियल सिचुएशन, जिसको आपको समझना है और फिर फैसले लेना है। लेकिन सर, अभी हमारी आमी ने बताया जी कि जिस समय DGMO लेवल की बात चल रही थी, हमारे वेक्टर्स जो जा रहे थे उनके बारे में पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन मिल रही थी जी। तो जरा हम अपने एडीएस की जब बात कर रहे हैं, उधर उनको पूरा पर्चा भी मिल रहा है कि आपको एग्जाम में क्या सवाल पूछे जाएंगे, फिर भी फेल हो रहे हैं जी। उनको वेक्टर्स के बारे में पता भी चल रहा है, फिर भी वहीं पे जाके सारा विध्वंस हो रहा है। पाकिस्तान में छलनियां हैं क्या? उससे होके सब निकल जाता है क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, जो ही इज डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जब उन्होंने ब्रीफ करा, उन्होंने एक बात बोली कि साहब, इनको पता लग गया कि हम किस वेपन से, किस वेक्टर से अगली बार हमला करना चाहते हैं, करने वाले हैं। चाइनीज ने देखा, चाइनीज ने बताया कि अब इंडियन बड़ा हथौड़ा इस्तेमाल करेंगे। अब वो छेनी वैनी से काम नहीं चलेगा, अब बड़ा हथौड़ा आ रहा है।
तब उनका डीजीएमओ के पास कॉल आया कि भाई बाप बाप करके कि बचाओ, कुछ लंबा हमला होने वाला है। वहां से भारत को यह पता लगा कि चाइनीज जो हैं, देखिए साफ सीधी बात यह है दिनेश कि चाइनीज स्पाई कर रहे थे हमारे ऊपर। चाइनीज स्पाई कर रहे थे। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, बड़ी खतरनाक जो चीज है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। तुर्की की बात करिए आप, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, यह बड़ी बात नहीं है। क्या भारत आर्मेनिया को हथियार नहीं देता? क्या भारत 4 देशों को हथियार नहीं बेचता? तुर्की ने अगर पाकिस्तान को बेच दिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? बात वो नहीं है। बात यह है कि जब भारत ने अटैक करा तो टर्किश मिलिट्री के 2 लोग मारे गए। तुर्की ने अपने फौजी पाकिस्तानी सॉइल पे बैठा रखे थे कि तुम जाओ और इंडियंस को मारो। दैट इज अ प्रॉब्लम। बिगर प्रॉब्लम इज नॉट कि टर्की ने आपको हथियार दे दिए, यानी कि पाकिस्तान को हथियार दे दिए। बड़ी प्रॉब्लम है कि हथियार चलाने के लिए अपने फौजी पाकिस्तान, यानी कि टर्की वाज इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य। और ये समझिए, जब कहा जाता है ना बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, कि हमारा आदमी उसकी तरफ से जाके नहीं लड़ेगा। वेपन तक ठीक है, आपने यूक्रेन के संदर्भ में कई बार ये सुना होगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे। जैसे नेटो वाले कहते हैं हम हथियार दे रहे हैं लेकिन हम बूट्स ऑन द ग्राउंड, हमारे लोग जाकर नहीं लड़ेंगे। लेकिन यहां तो टर्की वाले मारे गए, मतलब वो सिर्फ ड्रोन नहीं दे रहे थे, आकर लड़ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। तो जब भारत ये कह रहा है कि हम असल में सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबिल नहीं थे, चाइना भी हमसे लड़ रहा था और टर्की भी हमसे लड़ रहा था पाकिस्तान के साथ मिलकर, तो ये बात क्यों सच्ची है ये बता रहे थे मेजर गौरव आर्य। और जब ये कहा जा रहा है कि वेक्टर्स पता चल रहे थे और अब ये पता चल गया था कोई बहुत बड़ा हथौड़ा आने वाला है, तो इससे पहले कि हथौड़ा आके मारे, वैसे बाकी सब हमने जो छेनी वेनी भी मारी थी सर, वो भी बड़े आराम से जा रही थी और अपना काम कर रही थी। तो मैं ये भी कह रहा हूं कि वेक्टर की इंफॉर्मेशन मिल भी रही थी, तो कैप्टन श्याम वो कर क्या रहे थे? देखिए उनके पास जो शक्ति थी, कई सारे बोरोड, कहते हैं ना बोरोड नाइफ, राहुल सिंह जी ने यह भी कहा है, हमें यह भी याद रखना चाहिए। बोरोड नाइफ यूज किया उन्होंने। उन्हें पता नहीं था कि किस तरह का काम है, क्या करना है, कैसे करना है। एयर डिफेंस को हमने जब सप्रेस करना शुरू किया पहले दिन के टेरर अटैक के बाद, जब हमने समझा कि अब सभ्यता से काम नहीं चलेगा, अब हमारे ब्रीफिंग को पायलट अपनी ट्रिगर टाइट नहीं अब खोलेगा, तो जब दूसरे दिन हमने मारा तो हमने बुरी तरह से मारा और फिर उन्हें समझ में नहीं आया कि कहां से कौन सा गोला कितनी स्पीड से आ रहा है। अब देखिए जब बात करते हो 64 टारगेट को हम अगर ट्रैक कर रहे हो और 2-2 सेकंड में एक मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी वाला हमारे पास इक्विपमेंट हो, और जब आपके पास 50 से 100 किलोमीटर की रेंज की एयर सरफेस मिसाइल हो या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, ब्रह्मोस हो, तो आप कहां जाओगे, किधर जाओगे? आपके पास चारा नहीं था कि आप हमें डिफेंड कर पाओ। हमारे पास मल्टी थ्रेट हमने आपको डाले हुए थे। हमने पूरा मकरान और अभी तो सर ये थ्रेट और बढ़ने वाली है। सवाल ये है कि तो और बढ़ते जाने वाला है, फिर क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान में मुंह चलाने के अलावा और कोई चीज बचेगी क्या? दुनिया में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मांग है। खबर फ्लैश कीजिए, ब्राजील, मिस्र और यूएई से आकाश की डिमांड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आकाश की मांग में तेजी। अब ये देखिए, पूरी दुनिया अगर आकाश 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 जप रही है, मतलब इसी एक डिफेंस सिस्टम में आकाश को सुरक्षित करने की काबिलियत अभी देखी जा रही है। सर क्यों है दुनिया भर में इतनी मांग आकाश की? मांग इसलिए 2 वजह से। पहली बात, मिड रेंज जिसको हम बोलते हैं, जहां पर ये आता है, जहां पर ज्यादातर ट्रैक आते हैं, उसके लिए आकाश बहुत सक्षम और दुनिया के हिसाब से बड़ी सस्ती है। कॉस्ट इफेक्टिव, सक्षम और सस्ती। और आप समझिए, जब आप आजकल लड़ाई लड़ते हैं और आपको जिस तरीके से स्वॉर्म अटैक होता है, जिस तरह से हवाई जहाज आते हैं, वो आपने देखा ही है, यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट में देखा है और आप सिंदूर में भी देखा है, ईरान इजराइल में भी देखा है। वहां आपको ऐसे वेपन की जरूरत है जो ज्यादा से ज्यादा आप खर्च कर सके, पर डॉलर आपको जो घातक क्षमता मिले वो बहुत ज्यादा हो। भारत ने जब चांद आकाश देती है, भारत में जब चांद में अपने कदम रखे, तो वहां पर भी कॉस्ट इफेक्टिवली ऑटो वाले खर्च में वो कर दिया भाई लोग जो उसमें बड़े बड़े प्लेन वाले। और ये आपने बात कही, एक बात और जोड़ दूं, जो वेक्टर्स की बात कही है, तो जान के गौरव भी मुस्कुराएंगे, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में वेक्टर शब्द का इस्तेमाल होता है। वेक्टर होता है लैंड वेक्टर, एयर वेक्टर, नेवल वेक्टर। इसका इस्तेमाल बहुत मोटी मोटी मिसाइलों के लिए होता है। तो पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने इस्तेमाल किया। सर जैसे हम तो बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, रोग वाहक के बारे में जब बात होती थी तो कहते थे कि वेक्टर इज फ्लाई, वेक्टर इज मॉस्किटो। नहीं, हम तो बड़े छोटे वाले समझते थे। आप बता रहे हैं बड़ा वाला हथौड़ा चलता है तब वेक्टर होता है हमारे संदर्भ। लेकिन मैं उधर लेकर आ रहा हूँ आपको। आपने बताया कि पहले आंखों ने देखा, दिमाग ने तस्वीर बना ली। अब तस्वीर बनाने के बाद क्या होगा? अब तस्वीर हमने हैंड ओवर की IACCS को, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये ग्राफिक्स फायर कीजिए जरा जो बता रहे हैं सर। हाँ, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब वो क्या करता है? वो ये करता है कि पिक्चर पूरी हमारे पास है, अब वो किसको दे? ये जाएगा क्या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वाले खाते में, या ये जाएगा आकाश वाले खाते में,
ये जाएगा बराक वाले खाते में, ये जाएगा L-70 वाले मतलब खाते में, चिंता वाले खाते में। किसको मारने का इस्तेमाल चलेगा, लाभ चलेगा कि घूसा चलेगा? ये मतलब अब ये वेपन को एलोकेट होगा सर? एलोकेट होगा। अच्छा। फिर वो वेपन वहां जो फील्ड कमांडर है उसको फायर करेगा, क्योंकि सामने पिक्चर होगी, वेपन है, उसके पास कमांड आ गया। ये सारा का सारा काम लेस देन 30 सेकंड्स में होता है। जो आपने सुना भी था, शहबाज साहब कहते हैं अरे 30 सेकंड में तो खोपड़ी। सनाउल्लाह कह रहे थे 30 सेकंड, हमको 45 सेकंड मिले थे। अब लेकिन एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ सर, ऐड कर दूं इसमें? हाँ बोलिए। इनपुट में मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी हवा में से वो इनपुट आती है, 3 जगह से हमने बात की, रडार से हमने बात की। हमारे पास जो नेत्रा है ना, एयरबोर्न जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है, वो अवाक्स, उसको हमने अभी देखा नहीं। वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है, वो फोर्स मल्टीप्लायर है। अभी हम आईस्टार की आंख बता रहे हैं आप कि एक आंख वो वाली भी याद रखिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एलिंट कम्युनिकेशन जो वो पहला ब्लिप छोड़ा, अगर पीटीटी दबाया पायलट ने, एक ब्लिप से पूरा स्क्रीन भर जाता हमारा। मैं उस नहीं, थोड़ा ये बताइए सर, ब्लिप मतलब वो चमका आपके रेडार में? नहीं, उसका कम्युनिकेशन अगर गलती से भी दबाया उसने, एचएफ या बीएचएफ जो भी कम्युनिकेशन करना चाहता है, गलती से भी दब गया, ESM पिकअप हम लेते हैं, और उसके बाद हमारा जो नेत्रा है वो भी दे रहा है, और हम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी कर रहे हैं। तो पैसिव एयर डिफेंस की बात आती है, ये एक्टिव एयर डिफेंस की हम बात कर रहे थे। पैसिव एयर डिफेंस अगली खबर देखिए, और उसके बाद आपके पास आता हूं। भारत में पिछले कई दिनों से खड़े F-35 जो ब्रिटेन का है, उससे जुड़ी बड़ी खबर देखिए। F-35 के रेडार को